अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इकोनोवाइज। आज हमारे 3 सवाल हैं। एक खबर आई थी चाइना के हवाले से जो पाकिस्तान को $58 बिलियन की एक रेल लाइन में शामिल करना चाहता है, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे एंग्रो ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिए हैं 400% के हिसाब से, उसकी क्या वजह बनी। और तीसरा, क्या इंडिया का राइज इनएविटेबल है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन सरपास कर गई है चाइना को। ये तीनों सवाल इंट्रो के बाद। अच्छा अली, पहला सवाल, खबर आई थी $58 बिलियन की एक रेल लाइन बन रही है जिसमें पाकिस्तान शामिल हो गया या पाकिस्तान को देने लगा है चाइना। खैर उसकी तरदीद भी हो गई, शायद कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसी असना में बहुत ज़्यादा बातें शुरू हो गई कि जो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हैं वो मिसाली हैं, दोस्ती, जो कि इसमें कोई शक नहीं है, होने चाहिए, नहीं है तो होने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इंडोनेशिया से भी दोस्ती होनी चाहिए, सबसे दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जब मुआजना करना शुरू करते हैं हम इस तरह की चीज़ों का, तो आज भी जो एक्सपोर्ट, जितनी एक्सपोर्ट पाकिस्तान अमेरिका को करता है उतनी चाइना को नहीं करता। तो क्या मुस्तकबिल करीब में चांस है चाइना अमेरिका की जगह ले सकता है दोस्ती में पाकिस्तान के साथ? क्योंकि बहरहाल मेरी किताबों में तो दोस्ती यही है कि लेन देन कहाँ ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, ये मतलब एक्सपोर्ट एक चीज़ है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल ये है कि मतलब ग्राउंड रियलिटी ये है कि चाइना वो जगह ले चुका है। मतलब अभी तक जाहिर ही इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की चाइना को वो कम है, काफ़ी कम है कंपेयर टू जो पाकिस्तान की अमेरिका को एक्सपोर्ट है, वो तकरीबन 1/3 के आसपास बनती है उसका। लेकिन उसमें मतलब जो क्रिटिकल देखने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान का ताल्लुक़ जो है, और इसमें अमेरिका से ज़्यादा पाकिस्तान कसूरवार रहा है, वो बेसिकली एक बेनोवलेंट का ताल्लुक़ होता था एक माड़े के साथ। उसमें फिर आपको एक्सपोर्ट के लिए भी अमेरिकी जो हैं वो मतलब एक्सेस आपको ज़्यादा अपनी मार्केट तक देते थे। वो आपको एड भी देते थे, वो आपके और दूसरे मसाइल भी, IMF वगैरह वाले मसाइल भी हल करते थे, मतलब कर्जे शर्जे के बंदोबस्त भी आपको करके देते थे। तो ये बेसिकली एक अनइक्वल रिलेशनशिप था। अच्छा, ये अनइक्वल रिलेशनशिप जो है ये शायद अब चलता नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि अमेरिका जो है वो अब बेसिकली उस मोड से बाहर निकलता जा रहा है। हमें अगर अभी भी कोई फरमाइश करता तो हम तो मतलब बच्चियानी मानू पागले के रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो चल नहीं रहा है। दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका का जो बेसिकली ओवरऑल ग्लोबल और रीजनल फुटप्रिंट और क्लाउड है वो अब वो नहीं है जो उस ज़माने में था। और चाइना बड़ी तेज़ी के साथ अमेरिका को इफ़ेक्टिवली हर चीज़ में पीछे करता जा रहा है। मसलन अगर हम देखें तो जो हाईटेक की बरामदात हैं वो इस वक्त चीन की, मतलब चीन और हांगकांग मिला के वो शायद बाकी सारी दुनिया को मिला के उससे ज़्यादा है। मतलब सो इससे ये आपको बेसिकली एक इंडिकेशन देता है कि चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं। बैरून मुल्क सरमायाकारी सारी दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा चाइना की है। इवन हमारे मुल्क में को पिछले 5-6-7 साल में अगर आप FDI का हिसाब किताब लगाएं तो चाइना एक्चुअली सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन चुका है FDI का। ठीक है जी, तो आपके पास जो बेसिकली पैसे आते हैं, एक तो उसमें एक्सपोर्ट का अमल दखल होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ FDI का भी बड़ा अमल दखल होता है। फिर हमारा जो बेसिकली लेंडिंग है, कर्जा है, उसमें भी चाइना का शेयर बहुत कंसिडरेबली बढ़ चुका है। मसलन हमने अगर जो एडिशनल डेट का हिसाब किताब लगाया जाए तो पिछले शायद 6-8 साल में हमारा तकरीबन सारा एडिशनल डेट ही चाइना और ये हमारे जो GCC के 2-3 पार्टनर ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, UAE है, कतर है, इनके ज़रिए ही आया है। मतलब हमें वेस्ट से कोई एडिशनल सरप्लस लैंडिंग उस तरह नहीं मिली है। तो इन सारी चीज़ों में मतलब इसमें कोई शक नहीं है। और फिर तीसरा ये कि चाइना दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई मीशत भी है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान एक्चुअली उन मुल्कों में शामिल था जिसको चाइना ने सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दी थी। इसके साथ बेसिकली रेमनबी स्वैप का एग्रीमेंट सबसे पहले 2012-13 में इन्होंने इनिशिएट किया। 15-16 में वो हो भी गया। हम पहले मुल्क थे जो बेसिकली क्लियरिंग कर सकते थे। ये अलग बात है कि हमारी अपनी करतूतों की वजह से वो 2022 से पहले हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सके।
तो 2022 नवंबर में कहीं जाके स्टेट बैंक ने फिर फाइनली रेमनबी स्वैपिंग जो है इसको इनेबल किया था। तो मतलब एक एक्सपोर्ट पे कई कई लोग इसको देखते हैं कि हाँ जी एक्सपोर्ट अभी भी हमारी उधर ज़्यादा है तो क्या बनेगा, लेकिन एक्सपोर्ट खाली जो है वो शायद कोई इतना अच्छा मैयर नहीं है। अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो अब हमारी इकोनॉमिक रिलायंस चाइना पर कहीं ज़्यादा है। और उसमें एक और फैक्टर भी है, वो ये है कि देखें आपकी कोई 80-90% कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी है और उसमें से कोई तकरीबन आपका को 25 से 30% ऐसा है, बल्कि उससे ज़्यादा ही शायद थोड़ा सा, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपोर्ट से लिंक्ड है। और आपकी इंपोर्ट का बल्क जो है वो भी बेसिकली पेट्रोल निकाल दें जो गल्फ के ममालिक से आता है, तो बाकी जो आपकी इंपोर्ट है उसका बल्क भी मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपकी मशीनरी है जिसने बेसिकली आपकी बाकी इंडस्ट्री वगैरह को चलाना है, इवन अब गाड़ियाँ हैं। तो इसमें भी बेसिकली फुटप्रिंट जो है वो अब चाइना का सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। तो अगर मतलब फॉर इंस्टेंस वैसे तो मतलब 100% ताल्लुकात तो आप दोनों से नहीं तोड़ेंगे, तोड़ने चाहिए भी नहीं है, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस मतलब मामला इस तरह का आ जाता है कि आपके सर पे को बंदूक रख के कहे कि इधर जाना है या इधर जाना है, तो शायद इस वक्त चाइना को छोड़ने का नुकसान अमेरिका को छोड़ने से ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और ज़रूरी नहीं है आपके पास इसका जवाब हो, लेकिन आपके ख़्याल में अगर कोई आपका इस बारे में ख़्याल है कि क्योंकि चाइना इस वक्त बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है बामुकाबला अमेरिका के, जिसका ग्रोथ रेट वो नहीं है, तो क्या ये वजह है कि अमेरिका अब उस तरह से इज़न्ट डोलिंग आउट मनी, या वैसे ही वो हमारे से तंग आ गया? नहीं, मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें हैं, मतलब कोई एक चीज़ नहीं है। मतलब सो अमेरिका ने सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, अमेरिका ने से फॉर इंस्टेंस मिडल ईस्ट में भी अपना फुटप्रिंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर लिया है। मतलब सीधी सी बात है, एक तो ऑफ कोर्स उसमें दो एलिमेंट हैं। आई थिंक उसमें एक एलिमेंट तो वो है कि जाहिर सी बात है अगर अमेरिका उस तरह ग्रो नहीं कर रहा और उसकी इकॉनमी उस तरह नहीं चल रही है तो उसके पास रिसोर्सेज कम हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम समेत कई दूसरे ममालिक ऐसे हैं जिनको अब चाइना में एक ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। मसलन अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की बात होती तो हम थोड़ा सा मतलब कह सकते थे कि हाँ जी शायद हम वो फिलीपींस, तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ये वो ममालिक हैं जिन पे को पिछले 60-70 साल में अमरीकियों ने मतलब एशिया में बहुत सिग्निफिकेंटली ये 4 ममालिक बनते हैं जिन पे मतलब अमेरिका के जिसको कहते हैं कि अमेरिका के ऑर्डर के ये क्लोजेस्ट एलाय होते थे। मतलब उसने जितनी यहाँ पर जंगें लड़ी वो इन मुल्कों के साथ मिला के लड़ी, जो कॉवर्ट ऑपरेशन किए इनके साथ किए, और दूसरी बेशुमार मतलब इकनॉमिक और दूसरी मैंने चीज़ें जो मनूवर की वो इन 4 ममालिक के साथ मिला के की। तो पिछले 5-6 साल में अगर हम देखें तो ये चारों ममालिक जो हैं ये अमेरिका को छोड़ के या अमेरिका के साथ अपने उस पुराने लेवल के ताल्लुकात को छोड़ के अब नई हकीकत जिसमें चाइना शामिल है उस तरफ को इनका झुकाव बतदरीज बढ़ता जा रहा है। मतलब सऊदी अरेबिया ने चाइना के साथ मतलब एक तो वो रेमनबी ऑयल ट्रेड का किया, मतलब उससे ज़्यादा जो चीज़ है जिसको हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जिस पर बात नहीं की जा रही वो ये कि सऊदी अरेबिया और ईरान का जो बेसिकली अमन मुआहदा है वो चाइना ने ब्रोकर करवाया है, चाइना उसका गारंटर भी है और दोनों साइडों को एतमाद है इस चीज़ के ऊपर। और सऊदी अरेबिया का मतलब चाइना के साथ ईरान जाना तो मतलब एक चीज़, बट ईरान के जो इस वक्त अमेरिका के साथ इक्वेजन है उसमें सऊदी अरेबिया का ईरान के साथ ताल्लुकात खोल लेना ये इटसेल्फ एक इंडिकेशन है कि सऊदी इस वक्त क्या सोच रहे हैं या उनकी ओरिएंटेशन क्या है। यही चीज़ तुर्की के बारे में है, यही चीज़ फिलीपींस के बारे में है, और ये बेसिकली हम उन मुल्कों की बात कर रहे हैं जो इस इलाके में मतलब एशिया में अमेरिका के करीब तरीन इत्तेहादी कंसिडर किए जाते हैं, रहे हैं। मतलब दूसरी जंग अज़ीम के बाद जिनको अमेरिका ने मतलब जिनके साथ अमेरिका ने बहुत क्लोज कोऑपरेशन में इस खिते में काम किए हैं। तो अगर ये सब के सब बेसिकली मतलब इन सब की डायरेक्शन एक है तो शायद ये मतलब वो जो कहते हैं ना कि हमें अबैंडन करने से ज़्यादा की आगे की चीज़ें। हमारे मसले कुछ और हैं। हमारे मसले ये हैं कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं कर सके मगर जो टिल्ट है वो आई थिंक वो मतलब वो उससे थोड़ा आगे की चीज़ है, वो बेसिकली दुनिया के बदलते हालात की वजह से है। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली दुनिया का असूल है चढ़ते सूरज को सलाम है,
सो अमेरिका को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हमने उनको पापा जोन्स दी है। नाइस। तो हम करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके हम मज़ीद सरमायाकारी करेंगे, बिल्कुल साथ चलाएंगे हम उनको। अच्छा, दूसरा सवाल, एंग्रो ने अभी कोई 23 बिलियन रुपए अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं एज डिविडेंड। जी जी बिल्कुल। तो इसकी क्या वजह बनी, मतलब ये इतना बड़ा, मतलब उनको क्या इन्वेस्ट करने की जगह नहीं मिल रही, क्या हो रहा है? अच्छा, सो बेसिकली एक तो ये सीधी सी बात है, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन तो बड़ी सी है कि एंग्रो को इन्वेस्ट करने की जगह नहीं मिल रही। एंग्रो वाज सिटिंग ऑन अ वेरी लार्ज पाइल ऑफ कैश। उन्होंने ये जो बेसिकली ये जो डिविडेंड दिया है, आई थिंक ये 4 टाइम्स अर्निंग है उनकी, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो बेसिकली इसका मतलब एक तो सीधी सी बात ये है कि एंग्रो को इस वक्त कोई वायबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही हैं, तो इवेंचुअली उन्होंने उसको डिविडेंड की फॉर्म में लोगों को लेकिन उसमें ना दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में ना ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बड़े सीरियस सवाल खड़े करता है। और वो ये है कि देखें, अगर एंग्रो की अर्निंग से ज़्यादा वो डिविडेंड दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने कोई पुराना कैश भी होल्ड करके रखा हुआ था जिसको वो कहीं डिप्लॉय नहीं कर सक रहा था। ठीक, अगर वो डिप्लॉय नहीं कर सक रहा था, फॉर इंस्टेंस आप एंग्रो के शेयर होल्डर हैं और एंग्रो ने से मतलब आप एंग्रो जो 6 अरब हर 6 अरब जो एंग्रो बनाता है उसमें से 6 लाख आपका है। ठीक है, और एंग्रो ने पिछले साल का 6 लाख आपको नहीं दिया और अपने पास रखा। अगर वो एंग्रो उस वक्त आपको देता वो 6 लाख, तो आप उसको कहीं और डिप्लॉय करके कुछ ना कुछ रिटर्न ले सकते थे। और वो तब का 6 लाख, अब का 3 लाख है। 3 लाख है, और एग्जैक्टली एक तो मतलब वो उसकी वैल्यू गिर गई, दूसरा आपके पास से वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई कि, और ये हुआ इस वजह से क्योंकि मतलब इन ऑल फेयरनेस बोर्ड जो है वो शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यहाँ बेसिकली अभी तक फैमिली होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं बोर्ड्स के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी नहीं है बोर्ड्स के फंक्शंस में, मैनेजमेंट के फंक्शंस में। सो अल्टीमेटली होता ये है कि वो एक कंट्रोल से बोर्ड होते हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो वो होता है इस सारे में, जो सफ़र करता है वो छोटा शेयर होल्डर सफ़र करता है। तो इसी वजह से हम ये देखेंगे कि जो छोटा शेयर होल्डर है वो मोस्टली स्पेकुलेटिव डे ट्रेडिंग पे फोकस करता है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ भी नहीं जाता। मतलब ये भी एक वजह है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है। सो ये मतलब एक तो ऑफकोर्स वो वाली बात आपकी सही है कि इस वक्त उनको कोई इतनी वायबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन दूसरी चीज़ साथ में ये भी है कि मतलब ये बड़े सीरियस सवाल खड़े करता है पाकिस्तान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सरपास कर गई है चाइना को। वो फ़र्क तो शायद 0.03 बिलियन का ही पड़ा है, शुरुआत है। हाँ, तो क्या अब इनएविटेबल है, इंडिया ने राइज करना ही करना है? अच्छा, इंडिया का राइज तो चल रहा है और चलता रहेगा, मतलब उस पर तो कोई शक ही नहीं है, ना किसी को शक होना चाहिए। मैंने बड़ी खुशी से पूछा है। हाँ, इंशाल्लाह हम चाहते हैं वो राइज। हाँ, मतलब इंडिया का राइज तो मतलब उस पर तो कोई वो मतलब दो राय नहीं है कि मतलब इंडिया राइज कर रहा है, इंडिया राइज करता रहेगा अनलेस एंड अनटिल कुछ चीज़ें खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँ। तो इंडिया मतलब इकॉनमी विल कीप ग्रोइंग, इट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन बेस। इन्होंने अपने कई चीज़ें जो हैं वो मतलब फॉर इंस्टेंस एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, मतलब और गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनको काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर लिया हुआ है। सो मतलब राइज तो रहेगा। जो असल चीज़ देखने की होगी जिस पे बेसिकली लोग राइज जब बात करते हैं तो वो ये करते हैं कि क्या कभी इंडिया चाइना को टेक ओवर करेगा या नहीं करेगा। ये मैटर ऑफ डिबेट है, इस पे ओपिनियन दिया जाए। मतलब मेरा अपना ख्याल है कि इंडिया की इकोनॉमी में इस वक्त मतलब कई ऐसे स्ट्रक्चरल लैग हैं जिसकी वजह से इंडिया शायद कभी भी चाइना को टेक ओवर या कम्पीट नहीं कर सकेगा। मतलब इंडिया विल कीप ऑन ग्रोइंग, इंडिया विल कीप ऑन एक्सपेंडिंग, इट्स इकोनॉमी विल कीप ऑन फ्लरिशिंग। मगर अगर कोई ये तवक्को रखे कि एक दिन आएगा जब इंडिया चाइना को टेक ओवर कर जाएगा, वो शायद थोड़ा सा मतलब एक फार फैच थिंकिंग होगी। बट राइज तो हाँ जी बिल्कुल, मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मतलब इंडिया की इकोनॉमी अनलेस एंड अनटिल समथिंग गोज टेरिबली रॉन्ग विल कीप फ्लरिशिंग। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। और आपका देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ड्रिल आपको पता है, शेयर कीजिए, पैसे भेजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सवाल भेजते रहिए। अगली दफ़ा हम आपके इस सवालों को शो का हिस्सा बनाएंगे। खुदा हाफिज़।